ये हमारी बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लास है। कौन सी क्लास? तो बहुत सारी हो गई, लेकिन ये हमारी बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लास चल रही है, फिजिक्स की। फिजिक्स यूनिट नंबर 3, यानी कि 30 यूनिट चला रखी हम लोगों ने, और इसकी ये तीसरी या चौथी क्लास है। 1 2 3 तीसरी क्लास है, सही है, तीसरी क्लास है ये। बाकी की 2 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, याद है कुछ? बाकी की 2 क्लासों में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा किसके बारे में? वेव मोशन के बारे में। और वेव मोशन क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया। फिर इसके थोड़ी सी एप्लीकेशन थे। क्या? तरंग समीकरण ज्ञात किया हमने, अवकल तरंग का जो अवकल समीकरण था वो ज्ञात किया। किसमें? एक तो 1D में और एक 3D में, 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। इनमें इनका अवकल समीकरण ज्ञात कर लिया। क्या होते हैं ये x और t में जो रिलेशन आता है लास्ट में, वही क्या होता है? ये अवकल समीकरण होता है। अब आगे बात करते हैं हम फूरियर थ्योरम की। ये क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। आप पेज नंबर निकाल लीजिए 8.8। आपका पेज नंबर है 8.8, सॉरी 8.3 है, 13 8.13 फूरियर थ्योरम। फूरियर की प्रमेय या थ्योरम। क्या था कि जे.बी. फूरियर नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने क्या किया 1822 सन 1822 में एक प्रमेय दी। इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना, उनको सोल्व कर सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं पहले देखिए एक बार, बाद में लिख लेना आप लोग। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? जैसे ऐसे फंक्शन या वे फंक्शन जिनका मान एक निश्चित समय बाद में, यानी कि एक निश्चित टाइम बाद में, निश्चित समय अंतराल बाद में फिर से रिपीट हो जाए। यानी कि किसी भी फंक्शन का कोई नियत मान है, जैसे ले लेते हैं इसको हटाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं? कि जो किसी फंक्शन का मान एक निश्चित समय अंतराल बाद में अगर फिर से रिपीट होता है, किसी भी फंक्शन का मान एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अगर फिर से रिपीट होता है, तो इस ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक फलन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं साइन एक्स। साइन एक्स कैसा होता है? ये टाइम ट्रेवल, ये एक निश्चित अंतराल के बाद में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब बात करते हैं cos x की। cos x का कैसा होता है? cos x का ये लो, एक निश्चित समय अंतराल बाद में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? निश्चित समय अंतराल बाद में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को सोल्व करने के लिए फूरियर ने, जे.बी. फूरियर ने 1822 में क्या 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 एक फंक्शन या थ्योरम दी, जिसे क्या बोलते हैं? फूरियर की प्रमेय बोलते हैं या फूरियर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं थोड़ी सी। फूरियर प्रमेय, फूरियर प्रमेय हेडिंग डाल के लिखिए। वे फलन जिनकी नियमित रूप से या समान, वे फलन जिनकी नियमित रूप से समान निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति हो, आवर्ती फलन कहलाते हैं, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वे फलन जिनकी नियमित रूप से समान निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति हो, आवर्ती फलन कहलाते हैं। जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स। उसको थोड़ा सही बना लेते हैं, वो मैंने समझाने के लिए बनाया था, इसको थोड़ा तरीके से बनाते हैं।
अब बात करते हैं साइन एक्स। ये अपना एक्स और ये अपनी ऑसिलेशन और ये अपना सॉरी टी। ठीक है, अब बात करते हैं फिर कॉस एक्स की। ये टी। तो देखिए अब एक निश्चित समय अंतराल बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के बाद में जो इसका मान है वो रिपीट हो रहा है। यहां भी देख लीजिए रिपीट हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। यानी कि ऐसा फंक्शन जिसका यानी कि नियत मान एक पर्टिकुलर यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद में दोबारा आ जाए। जैसे मान लिया कि क्या एग्जांपल लें, जैसे कि ये कोई दरवाजा है, ये एक पर्सन मान लीजिए ये आ रहा है यहां से, तो ये आया, दरवाजा खोला, वापस चला गया। फिक्स 2 मिनट बाद में फिर से आता है, दरवाजा खोलता है, चला जाता है, फिर से आता है, दरवाजा खोलता है, चला जाता है। यानी कि ये पर्टिकुलर एक निश्चित समय अंतराल के बाद में आ रहा है, जा रहा है, 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 यानी कि राउंड राउंड सर्कल ऐसे घूम रहा है। यानी कि पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसा फंक्शन जिसका एक निश्चित समय अंतराल के बाद में, यानी कि ऐसा नियत फंक्शन जिसका मान एक निश्चित समय अंतराल के बाद में फिर से पुनरावृत्ति हो, यानी कि फिर से वही मान प्राप्त हो जाए, तो ऐसे फंक्शन कौन सा कहलाते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि आवर्ती फलन। और ये हमने दोनों एग्जांपल ले लिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, वो लिख लीजिए, इसकी थ्योरी है वो लिख लीजिए। वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि का विस्थापन समय वक्र खींचा जाए, वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि का विस्थापन समय वक्र खींचा जाए तो एक जटिल आवर्ती फलन का वक्र प्राप्त होता है। जटिल आवर्ती वक्र प्राप्त होता है। जटिल आवर्ती फलनों का सामान्य विधि से हल संभव नहीं है, इसलिए 1807 में या फिर 1822 में फूरियर नामक वैज्ञानिक ने जटिल आवर्ती फलनों को हल करने की एक विधि दी, जिसे फूरियर प्रमेय कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखिए, लिखिए, फिर से बोलता हूं। वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि का विस्थापन समय वक्र खींचा जाए तो वह एक जटिल आवर्ती फलन का वक्र प्राप्त होता है। जटिल आवर्ती फलनों का सामान्य विधि से हल संभव नहीं है, इसलिए 1822 में फूरियर नामक वैज्ञानिक ने जटिल आवर्ती फलनों को हल करने की एक विधि दी, जिसे फूरियर प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे फूरियर प्रमेय कहते हैं। यही बात मैंने बताई कि आवर्ती फलन होते हैं, इनका सामान्य विधि से क्या होते हैं, इनका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन पीरियोडिक फंक्शन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, फूरियर थ्योरम का यूज करते हैं। अब इनको तो हटाइए, फूरियर प्रमेय की सीमाएं लिखिए, प्रमेय की, फूरियर प्रमेय की सीमाएं, फूरियर प्रमेय की सीमाएं। अब देखिए इसकी सीमाएं क्या क्या है। फूरियर प्रमेय के द्वारा उन्हीं जटिल आवर्ती फलनों का विश्लेषण किया जाता है जो कि निम्न शर्तों को संतुष्ट करते हैं। लिखिए, हेडिंग डाल के आगे लिखिए, फूरियर प्रमेय के द्वारा उन्हीं आवर्ती फलनों को विश्लेषण किया जा सकता है, जटिल आवर्ती फलनों का विश्लेषण किया जाता है जो कि निम्न शर्तों को संतुष्ट करते हैं। पहले लिखिए, एक बार लिख लीजिए फिर समझाता हूं। एक बार लिखने का काम कंप्लीट कर ले, उसके बाद में फिर समझाने का ही बचेगा। जटिल आवर्ती फलन का मान, जटिल आवर्ती फलन का जो आवर्ती फलन है वो कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। फर्स्ट वाला तो ये सतत होना चाहिए। जटिल आवर्ती फलन सतत परिमित होना, आवर्ती फलन परिमित होना चाहिए। सेकंड वाला क्या है, जटिल आवर्ती फलन परिमित होना
चाहिए। जटिल आवर्ती फलन परिमित होना चाहिए। तीसरा क्या है? जटिल आवर्ती फलन एकल मानी होना चाहिए। एकल मानी होना चाहिए। तो ये शर्तें हैं। अगर कोई फंक्शन इन तीनों शर्तों को फॉलो करता है या इन तीनों शर्तों को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम फूरियर प्रमेय यानी कि इस फूरियर प्रमेय के द्वारा उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आवर्ती फलन सतत होना चाहिए, आवर्ती फलन एकल मानी होना चाहिए। जैसे यह था, इसका कहीं पे भी मान लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं, एक था पर्टिकुलर मान था इसका, ठीक है। लेकिन अभी ये ऐसे होता जैसे तो इस वाले बिंदु पे इसका मान निकाले तो अलग होगा, इस वाले बिंदु पे इसका मान निकाले तो अलग होगा, इस वाले बिंदु पे मान निकाले तो अलग होगा। तो कहने का मान क्या है? कहने का मतलब क्या है कि एकल मान होना चाहिए, कि फलन का मान कैसा होना चाहिए? एकल मान होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। और वैल्यू कैसे होनी चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसका समाकलन हो सके, परिमित होना चाहिए, यानी कि समाकलन कर सके। ऐसा नहीं हो कि समाकलन ही नहीं हो पाए। और सतत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? ये तो मिटाई दीजिए, इसका कथन है वो भी लिख लीजिए एक बार। फूरियर प्रमेय का कथन, और कथन क्या है वो लिखिए। फूरियर प्रमेय के अनुसार एकल मानी परिमित और सतत फलन को सरल आवर्ती फलन के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? योग के रूप में लिख सकते हैं। लिखिए, फूरियर प्रमेय के अनुसार एकल मानी परिमित और सतत फलन को सरल आवर्ती फलन के योग के रूप में लिख सकते हैं। सरल आवर्ती फलन की आवर्ती जटिल आवर्ती फलन की आवर्ती की पूर्ण गणना होती है। यानी कि सरल आवर्ती फलन की जो आवर्ती होती है ना, वो जटिल आवर्ती फलन की आवर्ती की पूर्ण गुणज होती है। अभी बताता हूं कैसे। सरल आवर्ती, एक बार लिख लीजिए, सरल आवर्ती फलन की आवर्ती जटिल आवर्ती फलन की आवर्ती की पूर्ण गुणज होती है। जैसे एक, जैसे ये हो गया n, इस मान ले n, तो ये हो जाएगी n 3n 4n 5, ऐसे n क्या है? नंबर। अब फूरियर श्रेणी, और फूरियर श्रेणी कैसे होती है वो भी लिखते हैं हम, देखें। इसको मिटाइए। y इक्वल टू होता है अपने पास f ओमेगा t। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है। अगर इसको अब लिखें, क्या क्या लिखें, कैसे लिख सकते हैं इसको? एक्सपेंड करें तो a0 प्लस a0 a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन 2 ओमेगा 2। क्या होती है? पूर्ण गुणज, इसलिए ये हो रहा है a3 साइन 3 ओमेगा टी साइन 3 ओमेगा टी डेट्स ऑन प्लस an साइन n ओमेगा टी। अब बात करते हैं प्लस b1 cos ओमेगा टी प्लस b2 cos 2 ओमेगा टी प्लस b3
ओमेगा टी इट्स ऑन बी एन इक्वल सॉरी cos एन ओमेगा टी। ये हो गया। ये क्यों किया हमने? अगर कॉम्प्लेक्स वेव होती है उनको एक्सपेंड करते हैं तो इस वाली साइन और कॉस, साइन और कॉस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। और अगर इसको लिखें तो फिर कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको सम रूप में लिखे तो cos ओमेगा टी ऐसे लिख सकता है इसको, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। यही बात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी हो गई फूरियर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? फूरियर श्रेणी। अब लिख लीजिए, यहां लिखते हैं जैसे जहां a0 इक्वल टू नियतांक है। क्या है a0 इक्वल टू नियतांक? an या नियतांक bn इक्वल टू कोज्या नियतांक ओमेगा इक्वल टू क्या है? अपनी आवर्ती। ठीक है, आवर्ती कैसी थी? पूर्ण गुणज, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो रही है। और y क्या है अपना? विस्थापन सम, विस्थापन, विस्थापन। तो फूरियर प्रमेय का क्या हो गया? कथन हो गया कंप्लीट। उसके बाद में अब लिखना है फूरियर श्रेणी। फूरियर श्रेणी, और फूरियर श्रेणी कहां से स्टार्ट करनी है आपको? यहां से स्टार्ट करनी है फूरियर श्रेणी। ये लिखिए और इनके नीचे ये लिखिए, फटाफट लिखिए, फिर आगे चलते हैं फूरियर गुणांकों का निर्धारण। फूरियर गुणांकों का निर्धारण ये उतार लिया। अब चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे आगे? आगे कुछ नहीं करेंगे। ये जो अपना a0 है इसका मान निकालेंगे, ये an है इसका मान निकालेंगे, और ये bn है इसका मान निकालेंगे। और जो अपनी ये फूरियर श्रेणी है, फूरियर श्रेणी है, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो मिटाता हूं मैं। अगर किसी ने उतारना हो तो वीडियो पॉज करें और उतार लें। फर्स्ट a0 गुणांक का मान। a0 गुणांक का मान कैसे करेंगे? a0 गुणांक का मान जो अपनी वो लिखा था ना हमने, y इक्वल टू a0 प्लस n इक्वल टू 1 इनफाइनाइट an साइन n ओमेगा t प्लस n इक्वल टू 1 इनफाइनाइट bn cos n ओमेगा t। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे तो देखिए अब आगे एक बार इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। लिखिए, इसके नीचे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन लिखिए y इक्वल टू a0 प्लस n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an साइन n ओमेगा t प्लस n इक्वल टू 1 bn cos n ओमेगा t। ये हो गया। अब देखते हैं इसका क्या करते हैं।
अब हमें ए जीरो का मान निकालना है। ए जीरो का मान निकालना है मतलब इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, जीरो। तब क्या करेंगे, टी के सापेक्ष जीरो से टी समय अंतराल, जीरो से टी समय अंतराल के मध्य समाकलन करने पर के मध्य समाकलन करने। अब समाकलन करेंगे तो देखिए, समाकलन कीजिए कीजिए क्या हो जाएगा, जीरो टू कैपिटल टी वाई डी टी। डी टी क्यों है, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं। ए जीरो, जीरो से टी, ये अपना डी टी प्लस, इसको बाहर ले लीजिए, एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट जीरो टू टी, एन को भी बाहर ले लीजिए, साइन एन ओमेगा टी प्लस एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट बी एन जीरो टू टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, यहाँ पर भी डी टी। ये हो गया। अब देखिए, अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए आगे, फिर इनका समाकलन करते हैं। जीरो टू टी वाई डी टी इक्वल टू ए जीरो जीरो टू टी डी टी प्लस वन टू इनफाइनाइट ए एन जीरो टू टी साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस वन टू इनफाइनाइट बी एन जीरो टू टी कॉस एन ओमेगा टी, ये डी टी। ये हो गया अपना। अब देखिए, दिख तो रहा है ना आपको यहां तक, सही है। अब हम लोगों को पता है, क्या पता है, वी नो डैट, वी नो डैट क्या, जीरो टे टी साइन एन ओमेगा टी डी टी एंड जीरो टू टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू जीरो। किसके बराबर होता है ये, जीरो के बराबर होता है। और जीरो के बराबर क्यों होता है, इक्वल टू जीरो। ये देख लिया हमने, साइन ओमेगा टी डी टी एंड कोस एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू जीरो। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करें तो मैं आपको बता देता हूं एक बार, एक काम कीजिए, ये वाली लाइन हटा दीजिए और सिर्फ इतना लिख लीजिए, इधर से हटा के इधर लिख लीजिए, वी नो डैट चूंकि जीरो टू टी साइन एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू जीरो, जीरो टू टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू जीरो। ये होता है। और ये क्यों होता है वो देखिए, इधर लेते हैं साइन एन ओमेगा टी, ये रफ के लिए, आपके लिए, किसी को समझ में ना आया तो एक पर अगर ये इनकी पेज के साइड में देख सकता है कैसे क्या हुआ, ठीक है। देखना इधर, जीरो टू टी साइन एन ओमेगा टी, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस एन ओमेगा टी जीरो टू टी डी टी, ये डी टी। ये क्या होगा, इसकी बात करें प्लस, ये लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, साइन एन ओमेगा टी एन ओमेगा, ठीक है, जीरो टू टी प्लस, ये क्या होगा, साइन का माइनस कोस, माइनस क्या हो जाएगा, ये कोस एन ओमेगा टी एन ओमेगा जीरो टू टी।
अब यहाँ पर रखेंगे क्या, टी की जगह ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई, ये होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी। थोड़ा सा रख लेते हैं मान, अब टी की वैल्यू रखिए अपर लिमिट साइन एन ओमेगा टी एन ओमेगा माइनस साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0 माइनस कोस एन ओमेगा टी, ये हो जाएगा एन ओमेगा माइनस माइनस प्लस कोस 0 एन ओमेगा। ठीक है, अब देखिए ओमेगा टी, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई टी, तो ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई के। क्लियर, जब 2 पाई के इक्वल हो जाएगा तो देखिए इसकी जगह क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, साइन एन 2 पाई इक्वल टू एन ओमेगा। 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 360 हो जाएगा। साइन 360 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और साइन 0 का मान भी कितना होता है, 0। अब इधर देखिए कोस 2 पाई का मान कितना होता है, 1 माइनस 1, कोस 0 का मान कितना होता है, 1, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, 0। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 लिखा है। क्या किया है, इस वजह से हमने यहाँ पे 0 लिखा है। कहाँ पे लिखा है 0, यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, और ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। अगर किसी को, मैंने यहाँ लिखा है, तो अगर किसी को समझ में ना आया तो ये उतार सकते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी, देन ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई साइन 2 पाई इक्वल टू 0 कॉस 2 पाई इक्वल टू 1। ये भी लिख लेना, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 1, साइन 0 इक्वल टू 0, कॉस 0 इक्वल टू 1। ये वैल्यू तो आपको पता ही होगी, 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आराम से। तो आपके रफ वर्क के लिए, आप रफ वर्क के लिए वो यूज ले सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो रफ की एक साइड में ये उतार लें, पेज के एक साइड में ये वाली टर्म्स उतार लें। ये वाली टर्म्स आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना होना चाहिए कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0, कोस एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0। लेकिन ये 0 कैसे हुआ वो समझाने के मैंने आपको इधर से अलग से समझा दिया है कि ये 0 कैसे हुआ। ठीक है, तो आप एक बार उतार ले और अब के लिए फिर आगे चलते हैं अपन। अब मिटाता हूं, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आई आपको, ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो अपने पास क्या बचेगा, देखिए एक बार, 0 टू टी वाई डी टी इक्वल टू A0, और इसका समाक एक बार लिख लेते हैं, ये वाली टर्म 0 टू टी, वरना इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, टी आएगा, और लिमिट कहाँ होगी, 0 से टी। लिमिट रखिए 0 टू टी वाई डी टी इक्वल टू A0 टी माइनस 0, तो ए टू 0 टू टी वाई डी टी इक्वल टू ए नॉट टी। अब हमें क्या चाहिए, ए नॉट की वैल्यू चाहिए, तो ए नॉट क्या मिलेगा हमें, ए नॉट इक्वल टू 1 अपॉन टी 0 टू टी वाई डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ गई आपकी। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इसको, 1 तो दे रखी हमने। इक्वेशन नंबर 2, ये ए नोट का मान आ गया हमारे पास, ए नोट की वैल्यू आ गई। ए नोट की वैल्यू क्या आ गई, ये है हमारे पास ए नोट की वैल्यू, ये प्राप्त हो गई हमें। अब इसके बाद में हम करेंगे क्या, ए एन और बी एन, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो एक बार आप उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करें और उतार लें। ठीक है, वीडियो पॉज करें और उतार लें। मैं मिटा देता हूँ, इधर से मिटाता हूँ। इसकी जगह क्या करते हैं, चलो पूरा ही मिटा देते हैं। सेकंड लेते हैं अपना ए एन, ए एन फूरियर गुणांक का, फूरियर गुणांक का मान फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है अपने पास, ए जीरो प्लस एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन साइन एन ओमेगा टी प्लस 1 टू इनफाइनाइट पी एन कोस एन ओमेगा टी। ये वैल्यू हमारे पास, दो वैल्यू है हमारे पास। इनकी ए नोट तो हमने निकाल लिया, ए नोट क्या होता है वो हमें पता है ही। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ए एन का मान निकालेंगे और फिर बी एन का मान निकालेंगे। अब मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा, इस वाली टर्म पे, इस वाली टर्म पे, यानी कि इनफाइनाइट ए एन साइन एन ओमेगा टी। इस वाली टर्म में क्या करेंगे, पूरी टर्म को, इस पूरी वाली टर्म को क्या कर देंगे, साइन एन ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो अपने पास ये इक्वेशन आएगी ना, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है, इसको कर देंगे साइन एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी वाली को। तो ये हो जाएगा वाई साइन एन ओमेगा टी, ये हो जाएगा एस जीरो नॉट साइन एन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा ए एन साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी। कंप्लीट, क्लियर। ये हो जाएगा बी एन कॉस एन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी। ऐसे टर्म बनेगी। तो अब क्या करेंगे, ये साइन एन ओमेगा टी, या तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, जैसे पिछली क्लास, अभी पिछली किया साइन एन ओमेगा टी, इसको जब सोल्व करेंगे टी जीरो, ये हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू जीरो, और ये जीरो, ये तो कंप्लीट हो जाएगा जीरो। बाकी बचेगी हमारे पास ये साइन एन ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी, ये टर्म बचेगी, और बचेगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इस वाली टर्म को भी हमें जीरो करना है, और फिर साइन यानी कि ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहां तक, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब लिखिए एक लाइन, अब यहां से तरीके से लिखते हैं, वो तो रफली लिखा था। लिखिए साइन एन ओमेगा, साइन एन ओमेगा टी का गुणा करके उपरोक्त समीकरण में साइन एन ओमेगा टी का गुणा करके 0 से टी आवर्तकाल के मध्य टी के सापेक्ष समाकलन करने पर
समाकलन कहाँ से करेंगे, 0 टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी और ये अपना डी टी। मल्टीप्लाई भी करते जाओ साथ में, 0 टू टी ए 0 साइन एन ओमेगा टी और ये अपना डी टी। क्लियर, इसको करो मल्टीप्लाई, प्लस 1 इनफाइनाइट और ए एन को तो ले लो बाहर, 0 टू टी साइन एन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी और ये अपना डी टी प्लस एन इक्वल टू 1 इनफाइनाइट और ये पी एन। करो 0 टू टी, 0 टू टी से क्या हो जाएगा, कोस एन ओमेगा टी और साइन एन ओमेगा टी ये डी टी। इसको थोड़ा आगे और सॉल्व कर लेते हैं, इसको कीजिए 0 टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0 टू टी ए 0 साइन ओमेगा टी और डी टी प्लस एन इक्वल टू 1 इनफाइनाइट ए एन 0 टू टी, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी और डी टी प्लस 0 टू टी, वो तो लिखो वैल्यू एन बराबर 1 टू इनफाइनाइट वी एन 0 टू टी। इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, साइन को पहले लिख लो, साइन एन ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी और डी टी। ठीक है, अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि, या फिर ऐसे लिख लो वी नो डेट, क्या ए 0 को बाहर ले लेंगे तो ये वाला हो जाएगा टर्म साइन एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0। ये हो गया, लिख लीजिए एक बार ये, चूंकि वी नो डेट साइन टू 0, ये 0 हो जाएगा। तो अब आगे देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 0 टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी इक्वल टू एन इक्वल टू 1 इनफाइनाइट ए एन 0 टू टी साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी और डी टी प्लस एन इक्वल टू 1 इनफाइनाइट बी एन 0 टू टी साइन एन ओमेगा टी कोस एन ओमेगा टी डी टी। ये हो गया यहां तक। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब साइन एन ओमेगा टी 0 हो ही गया, कोस एन ओमेगा टी ये भी 0 होगा, लेकिन अब क्या करना है अपने को, क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, साइन एन ओमेगा टी इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन 0 टू टी साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी प्लस एन इक्वल टू 1 टू साइन एन ओमेगा टी कोस एन ओमेगा टी डी टी बाई 2। ये हो गया, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। इस बार एक बार इसको भी देखिए, एक बार इसको भी देखिए, कोस 2x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स
तो इसको साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin² x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ x की जगह हमारे पास क्या है, एन ओमेगा टी, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे 2n⍵t, तो sin² n⍵t इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2n⍵t/2, ये लिख सकते हैं इसकी जगह। तो एक काम कीजिए, आप इस साइड वाला उतारिए फटाफट। इस तरफ का उतार लिए, मैं वीडियो, आप वीडियो पॉज करें और फिर उतार ले आराम से, ठीक है। ये हेडिंग में मिटा देता हूँ क्योंकि पता तो है ही आप लोगों को क्या पढ़ रहे हैं। तो अब ऐसा कर लेते हैं, और एक चीज और लिख लेते हैं, इधर लिख लेता हूँ। तो sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, x की जगह क्या है अपने पास n⍵t, तो sin 2n⍵t, 2 sin n⍵t cos n⍵t, ये है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2 sin n⍵t। देखिए 0 to t y sin n⍵t dt इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट एन 0 to t, और इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2n⍵t dt, सॉरी dt नहीं 2, और ये dt, ठीक है, प्लस n 1 to इनफाइनाइट bn 0 to t, दो बार ले लेते हैं नीचे वाला, इसको लिख सकते हैं अपन sin 2n⍵t और ये dt। ठीक है, ये कैसे लिखा आप लोगों को पता ही है, साइन स्क्वायर है। जो एक बार ये मिटा देता हूं, फिर से क्लियर करता हूं आपके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक फॉर्मूला होता है, cos 2x को अपन ऐसे लिखते हैं 1 माइनस 2 sin² x, साइन के पदों में। तो इससे साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होगा, sin² x 2 sin² x 1 माइनस cos 2x, तो साइन स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास x, 1 माइनस cos 2x/2। हमें साइन स्क्वायर का मान चाहिए था। अब x की जगह क्या है हमारे पास n⍵t, तो इसकी जगह n⍵t कर दीजिए, पूरे वाले की जगह कर दीजिए n⍵t एंड ⍵t n⍵t, तो साइन स्क्वायर का तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा फॉर्मूला है वो देखिए, sin 2x का फॉर्मूला होता है, साइन को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, ठीक है। अब अपने पास x की जगह क्या है, x इक्वल टू क्या है हमारे पास, x इक्वल टू है n⍵t, तो लिखिए x की जगह पुट कीजिए sin 2n⍵t इक्वल टू 2 sin n⍵t cos n⍵t, ये लीजिए 2 sin n⍵t cos n⍵t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 2n⍵t, ठीक है। ये उतारिए एक बार फटाफट, जल्दी से उतारिए आप एक बार।
ये उतार लिया, वीडियो पोस्ट करके उतार लेना आप एक। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए आगे। इसको पहले तो थोड़ा इस इक्वेशन को थोड़ी सोल्व कीजिए, बाद में करते हैं इसका समाकलन। ए एन टी 1/2 dt माइनस 0 to t cos 2n ओमेगा t बाई 2 प्लस dt, सॉरी dt अंदर ही लगा दो, dt इनफाइनाइट pn/2 0 to t sin 2n ओमेगा t और dt। चूंकि लिखिए, चूंकि v नो डेट 0 to t sin 2n ओमेगा t dt इक्वल टू 0 cos 2n ओमेगा t dt इक्वल टू 0। ठीक है, और वो कैसे होगा वो देखिए एक बार। इसका समाकलन करेंगे तो cos आएगा, माइनस cos 2n ओमेगा t 2n ओमेगा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2n ओमेगा t और ये 2n ओमेगा, ये 0 0 का मान कितना होता है 1, ये पॉजिटिव में 1, ये माइनस में 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस ये हो जाएगा साइन 2n ओमेगा टी, टी कैपिटल में ले लो, 2n ओमेगा, ये करेंगे ओमेगा टी यानी कि 2 पाई, ये इसका मान 0 और साइन 0 का मान 0। ठीक है, वही प्रोसेस जो हमने सेम पहले की थी, वही प्रोसेस। इतना करने के बाद में देखिए ये वाली टर्म 0 अपनी, ये वाली टर्म भी 0। अब देखिए आगे लिखिए 0 to t sin n ओमेगा t dt इक्वल टू n1 to infinite an 0 to t 1/2 dt। अब इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन आपको दिख तो रहा है ना, तो ये दिख रहा है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक बार यहाँ कर देता हूँ 0 to t y sin n ओमेगा t dt इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट an, वो क्या हो जाएगा हमारे पास t/2 0 to t। ये हमें मिल गया, लास्ट जो हमें मिलना चाहिए था वो ये मिल गया। ठीक है, अब इसको उठा लो आप, ये हो गया इंटीग्रेट, an लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए 0 to t y sin n ओमेगा t dt इक्वल टू an t/2 माइनस 0/2। क्या मिलेगा हमें 0 to t y sin n ओमेगा t dt इक्वल टू an t/2, an t/2। तो अब देखिए an t/2 मिल गया आपको, तो अब an की वैल्यू आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होगी
ए एन की वैल्यू लिख दीजिए आप, ए एन इक्वल टू 2/t को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 to t y साइन एन ओमेगा टी डी टी। ये लो, ये आपके पास आ गई ए एन की वैल्यू, आपकी ए एन की वैल्यू आ गई। यहां तक अपनी ए एन की वैल्यू आ गई। अब बी एन की बात करते हैं। बी एन की बात करते हैं, ठीक है। ये मैं साइड हो जाता हूँ, आप उतार लीजिए एक बार। अब जो अपना थर्ड है, लास्ट वाला, बी एन फूरियर गुणांक का मान। अब देखिए वो कैसे निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहली इक्वेशन क्या थी अपनी, y इक्वल a0 प्लस इनफाइनाइट एन साइन एन ओमेगा टी प्लस n इक्वल टू 1 बी एन कोस एन ओमेगा टी, सॉरी। अब हमें क्या निकालना है, बी एन का मान निकालना है, यानी कि इस वाली टर्म को सोल्व करना है। और जब इस वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो हमें बी एन ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ए नोट को जीरो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में साइन एन ओमेगा टी इसको भी इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, इसको भी इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और वो जीरो कैसे होगा वो भी देखिए। अब हमने देखा, क्या देखा आपने, इसका मान जीरो कब होगा, वही सेम प्रोसेस करते हैं। जब ए एन के लिए क्या किया था हमने, देखिए ए एन के लिए क्या था कि साइन एन ओमेगा टी से कैसे क्या मल्टीप्लाई कर दिया था पूरे इक्वेशन को।
उस कंडीशन में क्या हुआ, ये 0 हो गया था और ये 0 हो गया था। अब क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन में करेंगे cos n ओमेगा t से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और बचेगी हमारे पास ये, और इस वाली टर्म को हम सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, bn की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। उपरोक्त समीकरण में cos n ओमेगा t से गुणा करके 0 से t समय अंतराल के मध्य t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन करने पर क्या किया, उपरोक्त समीकरण में हम cos n ओमेगा t से मल्टीप्लाई करा देंगे और 0 से t समय अंतराल के मध्य t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब मल्टीप्लाई कराओ पहले तो cos n ओमेगा t का, तो 0 से t, ये y, ये cos n ओमेगा t और ये dt के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कराओ, 0 टू t a नॉट cos n ओमेगा t और dt प्लस n इक्वल टू 1 इनफाइनाइट a n sin n ओमेगा t cos n ओमेगा t। क्लियर, इसको करो, n इक्वल टू 1 इनफाइनाइट bn 0 टू t cos n ओमेगा t और dt। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, 0 टू t y cos n ओमेगा t dt इक्वल टू 0 टू t, ये क्या हो जाएगा, a0, इसको ऐसे कैसे रखो भी, एक बार कंप्लीट कर देंगे, इंटीग्रेट कंप्लीट को कंप्लीट इक्वेशन में ही इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको टू 1 इनफाइनाइट a n 0 टू t sin n ओमेगा t cos n ओमेगा t, dt भी लगाओ, dt भी भूल गए, मैं भूल जाऊं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ, इतनी बड़ी इक्वेशन कर रहा हूं, भूल जाती है, गलती लिखने में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे भी, वैसे मैं बोलता तो सही हूँ, बस लिखने में थोड़ी सी हो जाती है। ये bn 0 टू t cos स्क्वायर n ओमेगा t और ये dt, तो इसलिए क्या करेंगे, आप देखेंगे भी और ध्यान से सुनेंगे भी, ठीक है। अभी इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो गई, इसको थोड़ा सोल्व छोटा कर लेते हैं, क्योंकि वी नो डैट और हम क्या जानते हैं, आप लोगों को पता है ये क्या, इस a नोट को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 टू t cos n ओमेगा t और ये dt इक्वल टू होता है 0, क्या होता है, इक्वल टू होता है 0, और ये 0 हो गया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। अतः मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, अब उपरोक्त समीकरण में मान रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाली कंडीशन 0 हो गई, तो देखिए ये वाली कंडीशन 0 हो गई, तो देखिए अब क्या होगा आगे, यू नो डेट 0 टू t y cos n ओमेगा t और ये dt इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 1 इनफाइनाइट a n 0 टू t sin n ओमेगा t cos n ओमेगा t और ये dt, ठीक है।
प्लस n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn 0 टू t कोस स्क्वायर n ओमेगा t और dt। अब देखिए इसको छोटा कैसे कर सकते हैं। कुछ है आपके पास जिससे ये मान ले कि हाँ ये थोड़ा छोटा हो जाए। छोटा ऐसे तो होगा नहीं है। देखिए कोस स्क्वायर इनकी कोस 2x इक्वल टू कोस का कोस के पदों में क्या फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 बाई, ठीक है ये होता है कोस के फॉर्मूला। कोस स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या करेंगे 2 कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x। क्लियर। कोस स्क्वायर चाहिए कोस x प्लस कोस 2x बाई 2। x की जगह में क्या क्या है एन ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एन ओमेगा टी इक्वल टू 1 प्लस कोस एन ओमेगा टी, ये 2 ऐसे कैसे, चलो एक बार सही से लिख देते 1 प्लस कोस 2 एन ओमेगा टी बाई 2। आप एक बार उतारिए यहाँ तक, मैं तब तक इंक डाल देता हूँ इसमें। कोस का कोस के पदों में फॉर्मूला ये होता है। अब मैथ वाले को तो अच्छे से पता है कि कोस को साइन के टर्म में क्या लिखते हैं, खुद कोस के टर्म में क्या लिखते हैं उसको। और जब मान रख लेंगे, जब पूरे मान आ जाएंगे एज इट इज ऐसे कैसे सारे, तो फिर तो आप इक्वेशन सोल्व कर ही सकते हो। तो आप कोस की जगह ये लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कहीं पे भी। तो आप सबसे पहला काम कीजिए इस साइड को उतारिए, मैं इंक लगा डाल लेता हूँ ना तब तक। इस साइड को उतारिए आप, उतार लिया, मिटाता हूँ इस साइड को। क्या है कि इस साइड का काम आएगा वो, इधर से मिटाना स्टार्ट करता हूँ। अब ऐसे हम क्या करेंगे, इस वाले में भी कोई फॉर्मूला लगा देंगे जो भी पहले लगाया था, और फिर क्या करेंगे पूरे जो टर्म अपनी उसको सोल्व कर लेंगे। ये हो गया, ये कर रहे हैं हम फूरियर एक्सपेंशन, यानी कि उसका विस्तार कर रहे हैं एन बी एन, इन सबका मान ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए, अब अपने पास साइन का फॉर्मूला सबको पता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x कोस x। साइन और कोस के बदले में एक्स इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं एन ओमेगा 2 पुट करते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 साइन 2 एन ओमेगा टी इक्वल टू 2 साइन एन ओमेगा टी कोस एन ओमेगा टी। ये है। तो ये वाली टर्म कब बनेगी, जब इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले उसका काम कीजिए, सबसे पहले तो कीजिए मल्टीप्लाई 0 से टी वाई कोस एन ओमेगा टी और ये डी टी इक्वल टू, समीकरण हटा दीजिए ए एन 0 टू टी साइन एन ओमेगा टी, ये 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते कोस एन ओमेगा टी डी टी प्लस बी एन 0 टू टी कोस स्क्वायर एन ओमेगा टी और ये डी टी।
तो अब मैं एक बार वैल्यू पुट करता हूँ सबकी, फिर देखना अब क्या होता है। cos n ओमेगा टी डी टी ए एन बाई टू 0 टू टी साइन 2n ओमेगा टी डी टी प्लस बी एन 0 टू टी 1 प्लस cos 2n ओमेगा टी बाई टू और ये डी टी, ये हो गया। और ये वैल्यू कहाँ से पुट की हमने देखी, आपको पता है कहाँ से पुट की ये वैल्यू? ये अपने पास cos स्क्वायर एन ओमेगा क्या था, एन ओमेगा टी, cos 2x का फॉर्मूला cos के पदों में ही, यानी कि cos की ही टर्म में ये वाला फॉर्मूला होता है। साइन में क्या होता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है, तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। cos के cos में क्या होता है, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाता है। अगर cos स्क्वायर का मान निकाल के क्या करेंगे, इस 1 का इधर कर देंगे तो ये प्लस में आ गया, ठीक है। अब ये 2 है तो ये कर देंगे, x की जगह एन ओमेगा 2 रख देंगे, तो cos स्क्वायर एन ओमेगा टी 1 प्लस cos 2 एन ओमेगा टी, यानी कि ये, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इस वाली टर्म की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इधर, साइन 2x का साइन और cos के पदों में फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो x की जगह हमने लिख दिया एन ओमेगा टी। एन ओमेगा टी लिखते हैं, हमारे पास क्या मिला, साइन 2 एन ओमेगा टी, 2 साइन एन ओमेगा टी cos 2 एन ओमेगा टी। तो हमने क्या किया, इसको, इस वाले टर्म को 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 दो डिवाइड होकर 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले 2 को तो हमने यही रख लिया, इस वाले 2 को हम अंदर ले गया, तो ये हो गया हमारे पास 2 साइन एन ओमेगा टी cos एन ओमेगा टी डी टी, यानी कि ये टर्म। और इस वाले टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। और cos स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये 1 प्लस cos 2 एन ओमेगा टी बाई 2। यही चीज हमने की है और यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। इतना लिख लिया। अब इतना करने के बाद में एक बार वो उतारिए, फिर आगे चलते हैं। मैं थोड़ा साइड में जाता हूं ताकि आप वीडियो पॉज करें और आराम से उतार लें। उतार लीजिए वीडियो, स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। अब देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि नहीं, क्योंकि लगाए उससे पहले इसको थोड़ा खोल लीजिए, इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, इस वाली क्वेश्चन को थोड़ा अलग अलग करके लिख लेते हैं। जैसे 0 टू टी वाई cos एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू ए एन बाई टू 0 टू टी साइन 2 एन ओमेगा टी डी टी प्लस बी एन एज इट इज 0 टू टी 1 बाई टू डी टी प्लस 0 टू टी cos 2 एन ओमेगा टी बाई टू डी टी। ये ऐसे कर, अब लगाइए चूंकि भी नो डेट, चूंकि
वी नो डैट, और हम क्या जानते हैं, जीरो एंड 2n ओमेगा टी, 2n ओमेगा टी 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 इक्वल टू 0। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कैसे होती है। क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाली 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अतः उपरोक्त समीकरण में मान रखिए उपरोक्त समीकरण में मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए उपरोक्त समीकरण में जब मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाली टर्म हो गई 0 और ये वाली टर्म भी हो गई 0, तो हमारे पास बचा क्या, 0 टू टी वाई कोस एन ओमेगा टी और ये अपना डी टी इक्वल टू एन 0 हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, बी एन 0 टू टी और ये 2 बाहर ले लेते हैं और ये डी टी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखिए 0 टू टी वाई कोस एन ओमेगा टी इक्वल टू बी एन बाई 2 टी 0 टू टी। इसको सोल्व कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोस एन ओमेगा टी डी टी भी लगा दीजिए, डी टी तो लगाना भूल ही गए, इक्वल टू डी टी इक्वल टू बी एन बाई 2 टी माइनस 0। देखिए 0 टू टी वाई कोस एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू बी एन टी बाई 2। तो ये वाली वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब बी एन ये प्राप्त हो गई तो बी एन इक्वल टू क्या होगा, आप देख सकते हैं आप, बी एन इक्वल टू कोसाइन ओमेगा 2 आ जाएगा। तो यहां तक कंप्लीट कर लिया, ये एक बार उतारिए आप, ताकि इधर मिटा दूं मैं थोड़ा साइड में जाता हूं ताकि वीडियो पॉज करके आप आराम से उतार लें, कोई दिक्कत नहीं है। और फूरियर गुणांकों का निर्धारण ही कर रहे थे हम, यानी कि ए जीरो ए एन बी एन इन तीनों का मान निकाल रहे थे, और इन तीनों का मान निकाल के हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फूरियर सीरीज यानी कि फूरियर श्रेणी। और ये इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन को सोल्व करने के लिए, जिनके मान सतत हो परिमित हो, इनके लिए हम क्या करते हैं, फूरियर थ्योरम का उपयोग करते हैं। और फूरियर थ्योरम के लिए मैंने बताया था, जैसे पीरियोडिक फंक्शन भी बताए थे मैंने, जो कि एक निश्चित, जिनका मान एक निश्चित समय अंतराल के बाद में क्या होता हो, वापस परिवर्तित ना, मतलब कि वापस आ जाता हो। जैसे कि साइन और कोस के हमने फंक्शन देखे थे, साइन और कोस के फंक्शन में क्या देखा था, वही देखा था जिनका मान रिपीटेड यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद जिनका टाइम यानी कि जिनका मान वापस रिपीट होता हो, और उनके लिए हमने ये लिख लिया था क्या, साइन, और एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा था साइन के और कोस की वैल्यू लिख ली थी। अब इतना लिखने के बाद में ये उतार लिया, इस तरफ एक तरफ का उतार लीजिए ताकि मैं मिटा दूं। किसी ने नहीं उतारा तो वीडियो पॉज करे, आराम से उतार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पॉज भी ना हो, पॉज करने से पहले मिटा दिया हो, पीछे चले जाए 10 सेकेंड, इसमें कुछ नहीं होगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 2 बाई टी 0 टू टी वाई कोस एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बी एन इक्वल टू 2 बाई टी 0 टू टी वाई कोस एन ओमेगा टी डी टी। ये आ गई हमारे पास बी एन की वैल्यू। अब देख लीजिए आपकी बुक में ये क्या करवा रहा है एक बार,
इसकी सीमाएं, लिमिटेशन का है, विस्थापन। ये आपका इसकी एप्लीकेशन है जिसमें, या तक कीजिए एप्लीकेशन है जिसमें एक तो है स्क्वायर वेव के लिए, स्क्वायर वेव के लिए है, और एक टूथ वेव, इसकी एक एप्लीकेशन है, वो भी करेंगे, इसकी एप्लीकेशन भी करेंगे। बस इतनी ही है इसकी एप्लीकेशन, फिर इसके बाद में थोड़ा आगे का टॉपिक आ जाएगा। और इसकी एप्लीकेशन में भी कुछ नहीं करेंगे, बस ए एन बी एन इन्हीं का मान निकालना है अपने को। तो ये आपकी फूरियर श्रेणी से हमने तीनों का मान निकाल लिया। अगर आप चाहे तो तीनों से इनके मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख भी सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में इनके मान भी लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी, वही थी इक्वेशन फर्स्ट जो इसमें हम मान सकते हैं, और क्या मान रख सकते हैं अब वो भी देख सकते हैं। वैसे आपको पूछा नहीं है, अगर पूछे तो आप मान रख सकते हैं। जैसे एक बार रख के देखें, एक बार इधर मिटा देते हैं, थोड़ा सा रख के देख लेते हैं। इसे करना नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। क्या थी इक्वेशन, y इक्वल टू था अपने पास ए नॉट प्लस ए एन साइन एन ओमेगा टी प्लस बी एन कोस एन ओमेगा टी, ये था। तो y इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एस जीरो की 0 टू टी वाई डी टी प्लस 2/t 0 टू टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। इसको पहले लिख लेते हैं, साइन एन ओमेगा टी को 2 साइन एन ओमेगा टी 0 टू टी साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस 2/t cos एन ओमेगा टी, सॉरी cos एन ओमेगा टी, सही लिख लो, cos टी 2/t cos एन ओमेगा टी 0 टू टी, और क्या हो जाएगा cos एन ओमेगा टी और ये डी टी। इस तरीके से हम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, एक ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें अगर आप लिखना चाहे तो, वैसे आप तो इतना पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछेगा कि फूरियर श्रेणी में फूरियर गुणांक ए नॉट ए एन बाई वी एन, इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। या तो आपको ये पूछ सकता है जनरली, है ना, इसको मिटा देते हैं, इतना नॉलेज काफी है आपके लिए आज के लिए। कहाँ थे, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर इसके बाद में फूरियर के बाद में आती है स्क्वायर वेव, यानी कि ऐसे, कुलदीप हाँ आ रहे जो खड़े जाए, ठीक। ये तो हो गई अपनी स्क्वायर वेव के लिए। स्क्वायर वेव के लिए भी निकलवाएगा अपने पास ए नोट ए एन बी एन, और आती टूथ वेव, इनके ऐसे ऐसे आती है बुक में, देखिए एक बार। ऐसे कैसे, एज इट इज अपने दांतों के आकार की, इसलिए तो उसको बोलते हैं टूथ वेव। ये इन दोनों वेव में भी हमें ए एन बी एन के मान निकलवाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये आएगा, या तो स्क्वायर वेव के लिए, या इस वाली वेव के लिए, या फिर नॉर्मल इसके लिए। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, इनमें कुछ नहीं करना, बस समाकलन करने हैं अपने को, समाकलन करने हैं। उससे ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एन की और बी एन की। यही एक क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पास करवा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आराम से 10 नंबर तक, 5 से तो ज्यादा ही आता है, 10 मार्क्स तक आता है। ठीक है, तो इतना हो गया क्लियर। अब फूरियर की बात कर ली, अब अगले चैप्टर में इसकी फूरियर के निर्धारण की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है।
अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो आप लोगों को तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और ये आपकी 30 यूनिट है। 30 यूनिट, इस यूनिट के खत्म होने के बाद में फिर आपकी दूसरी बुक स्टार्ट की जाएगी, या तो क्लासिकल मैकेनिक्स कर लेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अपनी बुक बची हुई है वो कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक पढ़े, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आती है आपको तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।